हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। और इतना याद कर रहे हो कि क्या करूं, कहाँ हो सर, कहाँ हो सर, क्लास 12 की वीडियो नहीं आ रही। अरे तो सॉलिड स्टेट्स खत्म करा, जरा खुशी मनाओ, थोड़ा आराम करो। अब स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग हमारा चैप्टर नंबर 3, द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बोले तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो गाइज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत छोटा सा, बहुत इजी सा और बहुत नन्ना मुन्ना सा चैप्टर है। बस शर्त यह है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से देखेंगे। कुछ बातें मैंने ऑब्जर्व करी है, लाइक कुछ स्टूडेंट्स चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वीडियो देखते हैं, सेकंड देखते हैं, लेकिन जब वो लास्ट वीडियो तक पहुंचते हैं तो कोई पूरा चैप्टर अटेंड नहीं करता। तो गाइज ऐसा नहीं करना है। इस चैप्टर की लिंक फर्स्ट से लास्ट तक बनी हुई है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आप लोग बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो 5 से 6 नंबर दिलाकर जाएगा। अगर आप जेई और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो 8 नंबर तक यह दिला सकता है। मतलब 2 क्वेश्चन तक इस चैप्टर से आ सकते हैं और क्वेश्चन ऐसे आएंगे हलवा। तो ध्यान से अगर आपने मेरा ये वीडियोस देख लिए तो मजा आ जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, इस चैप्टर को ग्रेविटी सर्कल एप्लीकेशन पर नोट्स के साथ प्रॉपर फॉर्मेट में ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोगों को इसके नोट्स चाहिए तो आप अभी से उसको लेकर वहां पर अपने पास एप्लीकेशन में रख सकते हैं। यहां पर मैं पढ़ाऊंगा, वहां पर आपके पास में नोट्स अवेलेबल होंगे। पॉइंट नंबर 3, ग्रेविटी सर्कल एप्लीकेशन पर सॉल्यूशंस के हम लोगों ने एक्सरसाइज के लगभग 22 क्वेश्चंस कर लिए हैं इतने दिनों में, और अगले कुछ दिनों में सॉल्यूशंस चैप्टर की एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी और हम लोग स्टार्ट कर देंगे वहां पर सॉलिड स्टेट्स की एक्सरसाइज करना। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चाहते हैं कि वो कोर्स लेना है और एक्सरसाइज से क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने हैं मेरे साथ, तो आप उन कोर्सेज को भी चेक कर लीजिएगा। दोनों कोर्सेज को अलग नाम से मैंने डाला है। एक में एक्सक्लूसिव वीडियोस के नाम से आप थंबनेल चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, एक थंबनेल में नोट्स लिखा होगा, तो लाइकवाइज आप डिस्क्रिप्शन पढ़ के देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मैं डिफाइन इस तरीके से कर सकता हूं दैट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारी केमिस्ट्री की एक ब्रांच है दैट डील्स विथ, जो किसके साथ डील करती है, ये हम लोग यहां पर बात करने वाले। दैट डील्स विथ, फर्स्ट 2 चीजों में हमने यहां पर बात करनी, मतलब हमारा पूरा चैप्टर 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला, दैट डील्स विथ कन्वर्जन ऑफ, दैट डील्स विथ कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी, दैट डील्स विथ द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या यह बात आप लोग समझ पा रहे हैं? मतलब हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, केमिकल एनर्जी को कुछ चीजों की मदद से ऐसा कन्वर्ट करेंगे कि वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने लगे। कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, क्या आप लोगों ने इन्वर्टर का नाम सुना है? इन्वर्टर के साथ में एक बैटरी आती है इतनी बड़ी। वो बैटरी जब इलेक्ट्रिसिटी यानी पावर कट हो जाती है तो आपके घर की बिजली फिर भी नहीं जाती, क्योंकि पूरी बिजली इन्वर्टर पर चली जाती है। इन्वर्टर में लगी उस बैटरी का काम क्या होता है, जैसे ही पावर कट होती है उस बैटरी के अंदर एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। केमिकल रिएक्शन होने की वजह से वी ऑल नो रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स टूटते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। प्रोडक्ट के फॉर्मेशन होने के बाद ढेर सारी एनर्जी रिलीज करी जाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। तो डेफिनेटली रिएक्शंस होने की वजह से हीट रिलीज करी जाएगी, एनर्जी रिलीज करी जाएगी। उस रिलीज्ड एनर्जी को, उस केमिकल रिएक्शन द्वारा रिलीज की गई एनर्जी को वो बैटरी में लगे इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड इन्वर्टर उसे कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और वायर्स के थ्रू हमारे घर में सप्लाई कर देता है। तो हम लोगों ने इस चीज को
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना है कि कैसे आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम? और दूसरा कन्वर्जन ऑफ, दूसरा हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं, दैट इज कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो बच्चों आप लोगों ने क्लास 10th में भी इलेक्ट्रोलिसिस नाम की एक प्रोसेस पढ़ी होगी। इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम लोग करंट, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। और जब आप वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से रिएक्टेंट्स केमिकल रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं और उनकी केमिकल रिएक्शन की वजह से आपको ढेर सारे इंपॉर्टेंट आपको मेटल्स मिलते हैं, आपको इंपॉर्टेंट बेसेस मिलते हैं, आपको इंपॉर्टेंट एसिड्स मिलते हैं, सॉल्ट्स मिलते हैं, एक्सेट्रा, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मेटल्स निकालने की होती है। अभी अपन इसी साल आइसोलेशन ऑफ मेटल नाम की चैप्टर पर जाएंगे, मेटलर्जी जिसको बोलते हैं, चैप्टर नंबर 6। उसके अंदर मेटल्स को आप लोग अर्थ क्रस्ट से निकालते हो, तो उस प्रोसेस में जो प्योर मेटल निकालना होता है वो हम इसी मेथड के थ्रू निकालते हैं। मतलब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने करंट या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है और उस इलेक्ट्रिसिटी को लेकर केमिकल रिएक्शन होगी और केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाएगी और उस केमिकल रिएक्शन के होते होते आपको बहुत सारे मेटल, बेस, एसिड, सॉल्ट्स एक्सेट्रा मिल सकते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन दो चीजों में काम करती है। पहला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना, और दूसरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलना। क्या इतना पॉइंट समझ में आया? अब मैं आपको एक बात बताता हूं। थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से, थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से रिएक्शंस दो टाइप की हो सकती हैं। आई रिपीट, मैं फिर से इस बात को रिपीट करूंगा। थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से केमिकल रिएक्शन दो टाइप की हो सकती है। पहली स्पॉन्टेनियस और दूसरी नॉन स्पॉन्टेनियस। इन दोनों रिएक्शंस को, इन दोनों टाइप को मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब आपको जैसा समझे, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने एक कमरे में गैस भरी, कमरे को बीच में से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट में हाइड्रोजन है, एक पार्ट में ऑक्सीजन है। अब आपने वो पार्टीशन हटा दिया, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मिक्स होने में क्या आपने कोई मदद करी? क्या आप छत पर बैठकर बड़े से डंडे से ऐसे ऐसे गैसेस को मिक्स करोगे? नहीं, क्योंकि वो गैसेस हैं, वो अपने आप मिक्स हो जाएगी। द रिएक्शन विल टेक प्लेस ऑटोमेटिकली, वो अपने आप मिक्स हो जाएंगी। इस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, जो खुद ब खुद हो जाए, जो अपने आप हो जाए। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मतलब यहां पर हम लोग जो सेल पढ़ेंगे वो कौन से सेल पढ़ेंगे? यहां पर हम लोग सेल पढ़ेंगे इलेक्ट्रो, ELECTRO, इलेक्ट्रो केमिकल सेल्स। कौन से सेल्स पढ़ेंगे? इलेक्ट्रो केमिकल सेल, जिसको आप लोग गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जानते हो, डैनियल सेल के नाम से भी जानते हो। इन सेल्स के अंदर केमिकल रिएक्शन अपने आप होने लग जाती है, अपने आप केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाती है। और अगर रिएक्शन अपने आप हो रही है तो स्पॉन्टेनियस है, और अगर केमिकल रिएक्शन अपने आप हो रही है तो केमिकल एनर्जी बनेगी। आपको बस उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना है। तो कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विल फॉलो स्पॉन्टेनियस थर्मोडायनेमिक्स। अपने आप रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को? कोई दिक्कत?
नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन इसके उल्टी हो जाएगी। आपको इसे बोलना पड़ेगा कर, आपको इसे बोलना पड़ेगा शुरू कर, तब जाकर ये काम शुरू करेगा। मतलब आपको इसे पुश करना पड़ेगा, आपको इसे स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ये शुरू होगा। तो यहां पर आप लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस नाम की प्रोसेस होती है। सच सेल्स आर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो जो पूरा पिक्चर है, ये जो पूरी प्रोसेस है, ये हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसे दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की मदद से केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना देखेंगे, और बाद में नॉन स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलना सीखेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता देता हूं। हमारे ब्रेन में जो सेंसेशन काम करते हैं, अगर आपको मैं पिन चुबा दूं तो आप ऐसा करके आप मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें कहेंगे। आप अपने दोस्त को बहुत अच्छा कहेंगे अगर आपको पिन चुबा देगा, और आपको पिन चुभ जाएगी तो आप उसे बहुत अच्छी अच्छी दुआएं देंगे, आप उसे बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे। तो वो जो मीठी मीठी बातें आप जिस वजह से कर रहे हो, अपना हाथ ऐसे ऐसे जो कर रहे हो, दैट इज बिकॉज ऑफ ब्रेन एंड न्यूरॉन्स। तो ब्रेन और न्यूरॉन्स के बीच में ये जो सेंसेशन भागता है, जो फीलिंग्स भागती है, दैट आर नथिंग बट इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। तो यहां पर हमारे ब्रेन में भी हल्का सा करंट होता है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो बड़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बट पहले जरा इतना नोट कर लीजिए। अब बच्चों एक बात मैं यहीं पर करना शुरू कर देता हूं इसी टॉपिक के अंदर। वैसे तो वो टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी कि आपका गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल, वो हम लोग पढ़ेंगे जरूर, डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी उस सेल को क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर यूज किया गया है, जो मैंने प्रीवियस सेशन में वीडियोस डाले थे उसके अंदर मैंने ये बात नहीं की थी, एंड काफी सारे स्टूडेंट्स ने कहा था सर वो बात हमें समझा दीजिए। तो समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ना बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है बहुत ज्यादा डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा। अभी से एक हिंट दे रहा हूं, इसके अगले वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे बनता है, कैसे काम करता है, वो सारी बातें हम लोग डेफिनेटली पढ़ेंगे। बट अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में एक बात समझो। इसके अंदर दो चेंबर्स होते हैं, इस तरीके से दो अलग अलग चेंबर्स इसके अंदर रखे जाते हैं, और इन दोनों अलग अलग चेंबर्स में आप अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी रख सकते हो और सेम भी रख सकते हो। तो अभी के लिए हम लोग इसके अंदर अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रख रहे हैं। पहले वाले के अंदर आई एम यूजिंग जिंक सल्फेट ZnSO4, एंड दूसरे वाले के अंदर आई एम यूजिंग कॉपर सल्फेट, दैट इज CuSO4। इन दोनों के बीच में आपको यहां पर एक सॉल्ट ब्रिज लगाना कंपलसरी है। अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या होता है ये हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको जो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं अभी सिर्फ वही समझाऊंगा। दिस इज योर सॉल्ट ब्रिज। जिंक सल्फेट के अंदर जो इलेक्ट्रोड डिप होगा वो प्योर जिंक से बनेगा, और कॉपर सल्फेट के अंदर जो इलेक्ट्रोड डिप होगा वो प्योर कॉपर से बनेगा। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम लोग एक वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर देते हैं लाइकवाइज। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों को? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये है आपका जिंक का इलेक्ट्रोड, ये है आपका कॉपर का इलेक्ट्रोड। अब हम लोग सब जानते हैं कि इसकी जो रिएक्शन होगी, और अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, अभी इतना बस देख लो कि इसमें जो रिएक्शन होती है वो कुछ ऐसे होती है। जिंक अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करके जिंक डाई पॉजिटिव बनाता है, और कॉपर डाई पॉजिटिव जिंक से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर मेटल बनाता है। तो ये जो रिएक्शन होती है कुछ ऐसे होती है, Zn प्लस CuSO4 फॉर्म्स ZnSO4 प्लस Cu। मतलब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, Zn प्लस कॉपर डाई पॉजिटिव फॉर्म्स Zn पॉजिटिव प्लस कॉपर। अब इस सेल को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोला जाता है, और यह देखा गया कि जब यह सेल वर्क करना स्टार्ट करता है, जब यह सेल वर्क करना स्टार्ट करता है, तब इस सेल के द्वारा
यानी कि जब ये सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जब ये सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो जो पोटेंशियल इस सेल के द्वारा रिलीज किया जाता है, मतलब जो अमाउंट ऑफ, जिसको बोलना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, या जो इस सेल का पोटेंशियल है, वो निकल कर आता है 1.1 वोल्ट्स। 1.1 वोल्ट्स कब? जब सारी कंडीशंस स्टैंडर्ड हो, मतलब ये आप लोगों ने 1 मोलर सॉल्यूशन लिया हो, ये आपने 1 मोलर सॉल्यूशन लिया हो और ये पूरी प्रोसेस 298 केल्विन्स पर रन कर रही हो। ऐसी कंडीशन में सेल के द्वारा जो पोटेंशियल रिलीज किया जाता है वो होता है 1.1 वोल्ट। यानी जब वो केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो कितनी निकालता है इलेक्ट्रिसिटी? 1.1 वोल्ट्स की। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट तो नहीं? तो पहला पॉइंट हम लोग ध्यान रखेंगे, अभी इस सेल पर कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल नहीं है, मतलब मैं इस सेल पर कोई बाहर से अपोजिट पोटेंशियल नहीं लगा रहा हूं। समझ में आ रही बात? अभी सेल नेचुरली वर्क कर रहा है। तो जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है, मतलब सेल के ऊपर कोई बाहर से कोई और सेल का या कोई और बॉडी का या कोई और इलेक्ट्रोड का या कोई और केमिकल का, इसके ऊपर अभी कोई पोटेंशियल नहीं है। तो जब एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से कम होता है, तब केमिकल रिएक्शन कैसे काम करती है? तब जिंक से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होकर कॉपर तक पहुंचते हैं, तब जिंक से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर कॉपर तक पहुंचते हैं और सेल जैसा मैंने आपको दिखाया, सेल जैसा मैंने आपको दिखाया ऐसा वर्क करता है। प्लीज जरा इस चीज को आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि जब एक्सटर्नल पोटेंशियल होता है तो ये किस तरीके से वर्क करता है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ जा रहे हैं, तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है? तो ध्यान रखेंगे, करंट कॉपर से जिंक की तरफ फ्लो हो रहा है। तो करंट जो होगा वो कॉपर से जिंक की तरफ फ्लो करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? दिस इज द नॉर्मल वर्किंग ऑफ अ सेल। फिर आपने क्या करा? एक्सटर्नल पोटेंशियल बढ़ाना चालू कर दिया। इतना एक्सटर्नल पोटेंशियल आपने बढ़ा दिया कि वो 1.1 वोल्ट्स के बराबर हो गया। तो अब यहां पर रिएक्शन रुक जाएगी, सेल काम करना बंद कर देगा, सब कुछ यहां पर बंद हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल पोटेंशियल अपोजिट टाइप का पोटेंशियल है इसके। यानी अगर ये 1.1 प्लस में है तो ये -1.1 होगा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो एक्सटर्नल पोटेंशियल ने सेल को रोक दिया। अब अगर आपने एक्सटर्नल पोटेंशियल आप लोगों ने 1.1 वोल्ट से बढ़ाना शुरू कर दिया, तो अब यह प्रोसेस उल्टी हो जाएगी। अब क्या हो रहा है? एक्सटर्नल पोटेंशियल ज्यादा हो गया, मतलब यह कैसी कंडीशन हो गई? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जैसी, जिसमें आप लोगों ने करंट प्रोवाइड करा और करंट प्रोवाइड करने की वजह से केमिकल रिएक्शन शुरू हुई। यहां पर क्या हो रहा था? यहां पर आपने बाहर से कोई करंट नहीं दिया था, तो जो सेल के अंदर रिएक्शन हो रही है उसने अपने आप शुरू हो गई वो रिएक्शन और केमिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलने लगी। फिर आपने बाहर से करंट इतना दे दिया कि दोनों बराबर हो गए, जो सेल प्रोड्यूस कर रहा था, तो रिएक्शन रुक गई। अब आपने सेल जितना प्रोड्यूस कर सकता है उससे ज्यादा करंट या उससे ज्यादा आपने पोटेंशियल बाहर से दे दिया, तो अब बाहर वाला पोटेंशियल ज्यादा होने की वजह से ये रिएक्शन को बना देता है नॉन स्पॉन्टेनियस टाइप। मतलब यहां पर क्या होने लगेगा? यहां पर रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाने लगेगी, कॉपर से इलेक्ट्रॉन लूज होकर जिंक की ओर भागने लगेंगे और करंट जिंक से कॉपर की ओर जाने लगेगा। तो यहां पर रिएक्शन क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। द रिएक्शन विल बी रिवर्स्ड। समझ में आ रही बात आप लोगों को? मतलब यहां पर क्या होने लगेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदलने लगेगी, तो यहां पर फीचर उल्टा हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है?
और शायद इसीलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को जब अपन आगे बैटरी वगैरह में पढ़ेंगे हम इसे रिचार्जेबल बोलते हैं। आपके घरों में जो बैटरी लगी हुई है इन्वर्टर की वो रिचार्जेबल होती है। जैसे लाइट आई, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आई, क्या होगा बताओ मुझे? जैसे ही, चलो पहले बोलते हैं, जैसे लाइट गई इलेक्ट्रिसिटी पावर कट हो गया, एक्सटर्नल पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल से कम हो गया, बैटरी के अंदर अपने आप केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो जाएगी, इन्वर्टर केमिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलेगा, आपके घर में बिजली आ जाएगी। ठीक है, अब लाइट आ गई, इलेक्ट्रिसिटी वापस आ गई, तो इलेक्ट्रिसिटी ने, आपने क्या करा, आपके इन्वर्टर को चार्जिंग पे लगाया है। क्यों लगाया है चार्जिंग पे? ताकि वो चार्ज हो सके, जब लाइट जाए तो हम उसका यूज कर सके। तो अब लाइट आते ही जिस बोर्ड में बैटरी कनेक्टेड है वो ई एक्सटर्नल बैटरी के पोटेंशियल से ज्यादा होगा, तो अब यहां पर रिएक्शन उल्टी हो जाएगी। बैटरी जितना पोटेंशियल बना सकती है उससे ज्यादा पोटेंशियल उसको इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, तो यहां पर रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। अब यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट हो रही है, मतलब बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर हो रही है। क्यों? ताकि जब वापस पावर कट हो और एक्सटर्नल पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल से कम हो, इन्वर्टर पे लोड आ जाए, बैटरी पर लोड आ जाए और घर की रोशनी चालू हो जाए। तो इसीलिए इसको रिचार्जेबल सेल की तरह भी यूज किया जा सकता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये बात हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के तौर पर देखी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट गैल्वेनिक सेल और वी कैन से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन डिटेल। हम लोग ये सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हो रहा है, करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ये पोटेंशियल क्या होता है, ईएमएफ कैलकुलेशन क्या होता है, सब अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन जरा पहले इतना नोट कर लो, कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, अच्छे से इसको पढ़ो। नोट्स ग्रेविटी एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, लिंक मेंशन कर दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखते हैं, पढ़ते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं।